तो हेलो कक्षा 10 के बालकों और बालिकाओं, कैसे हो आप सभी लोग। आज पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 6 एल्कोहल्स। होप सो सभी लोग बढ़िया होंगे, नोट्स वगैरह बना रहे होंगे और बोर्ड्स की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग एल्केन एल्कीन एल्काइन नोमेनक्लेचर सब कुछ कवर कर चुके हैं। अब पढ़ने जा रहे हैं एल्कोहल्स, इसके बाद देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक वीडियो नोमेनक्लेचर पर भी बना देंगे, स्ट्रक्चर्स जो होती हैं स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस पर। तो देखते रहिए। और आज देखते हैं एल्कोहल्स। तो एल्कोहल्स क्या होते हैं? एल्कोहल्स एल्कोहल्स एल्कोहल्स, हाँ देखिए लड़के खुश हो गए हैं एल्कोहल्स का नाम सुनते ही। तो एल्कोहल्स हमारे क्या होते हैं? एल्कोहल्स हमारे होते हैं एल्केन्स के डेरिवेटिव्स। एल्केन्स के डेरिवेटिव्स, एल्कोहल्स हमारे एल्केन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव्स यानी कि ये इन्हीं से रिलेटेड होते हैं। इनसे रिलेटेड कैसे होते हैं वो देखिए। एल्केन्स हमारे होते हैं एन यानी कि सिंगल बॉन्डेड। एल्कोहल्स के अंदर भी सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए हमारे एल्कोहल्स को हम लोग एल्केन्स के डेरिवेटिव्स बोलते हैं। एल्कोहल्स के लिए हम लोग सफिक्स इसका जो ग्रुप होता है वो होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, एल्कोहल्स का ग्रुप होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और इसका जो सफिक्स हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं ऑल। एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये सब हमारे हो गए एल्कोहल्स। तो क्या यूज करते हैं? ऑल यूज करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हमारे एल्कोहल्स के अंदर हम लोगों को एथेनॉल पढ़ना है, ठीक है, और ब्यूटेनॉल के आइसोमर्स देखने हैं। तो अभी देखते हैं एथेनॉल। एथेनॉल जो कि हमारा एल्कोहल्स के हाइड्रो होमोलोगस सीरीज का मेंबर है। एथेनॉल, एथे एथेनॉल, तो एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। अभी मैंने आपको बताया OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा क्या? एल्कोहल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर OH मिल रहा है, इसका मतलब ये हो गया एथेनॉल। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, या फिर OH, कार्बन बैलेंस, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन C2 हो गए, H5 हो गए, 1 2 3 4 5 H हो गए, और ये हो गया OH। तो ये है हमारा एथेनॉल का स्ट्रक्चर। एथेनॉल को हम लोग एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं। एथेनॉल को हम लोग एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं। एथेनॉल को हम लोग एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं। एथिल अल्कोहल बोल लीजिए या एथेनॉल बोल लीजिए। तो और एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात एथिल अल्कोहल के बारे में, जो कि आपको पता होगी, मुझे बतानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि 10th क्लास में आ गए हो तो सबके सब समझदार तो हो ही गए होंगे, है ना। मंद मंद मुस्करियाँ देखिए सबकी, हंस रहे हैं। एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, हाँ जी, तो ये वही वाली अल्कोहल है जो आप समझ रहे हैं। अल्कोहल एथेनॉल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, जो कि प्रॉपर्टी तो नहीं होती है। तो ये क्या करती है, जो एथेनॉल होती है वो हम लोगों के ब्रेन के पार्ट्स को अफेक्ट करती है, और हम लोगों की बॉडी का मस्कुलर मूवमेंट जो होता है उसको कंट्रोल करती है। तो एथेनॉल कंट्रोल्स मस्कुलर मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट ऑफ बॉडी। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए आजकल लोग एथेनॉल, आजकल क्या, बहुत पहले से कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए एथेनॉल कंज्यूम करी जाती है। और एथेनॉल गिव्स गिव्स टेम्पररी रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस
गिव टेम्पररी रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस एंड टायर्डनेस। तो जो हमारी एथेनॉल होती है वो हम लोगों की बॉडी के मस्कुलर मूवमेंट को कंट्रोल करती है और टेम्पररी रिलीफ देती है, टेम्पररी देती है, परमानेंट नहीं देती है, फ्रॉम स्ट्रेस एंड टायर्डनेस। तो अगर स्ट्रेस और टायर्डनेस होता है तो एथेनॉल कंज्यूम करते हैं लोग। करनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? बिकॉज कंज्यूमिंग इट कैन डैमेज लीवर एंड किडनी। एथेनॉल को कंज्यूम करने से हमारे लीवर और किडनी को डैमेज हो सकता है, इसलिए ये सब कंज्यूम नहीं करना चाहिए। और एथेनॉल लोग कंज्यूम क्यों करते हैं? क्योंकि वो हम लोगों को टेम्पररी रिलीफ देती है स्ट्रेस और टायर्डनेस से। तो अगर किसी को स्ट्रेस होता है किसी भी टाइप का या थकान होती है तो इंसान एथेनॉल कंज्यूम करता है। ये बात समझ में आ गई? तो जो हमारे अल्कोहल्स होते हैं वो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अल्कोहल्स हमारे डज नॉट एग्जिस्ट नेचुरली, does not exist naturally. They are prepared in laboratory। ठीक है? तो जो हमारे अल्कोहल्स होते हैं वो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इनको हम लोग लैब में प्रिपेयर करते हैं। तो एथिल अल्कोहल और जो हमारा एथेनॉल है इसको हम लोग स्पिरिट, ये एक एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। स्पिरिट ऑफ वाइन में भी स्पिरिट ऑफ वाइन बोलते हैं एथेनॉल को। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कई सी सारी वाइन्स में, विस्कीज और अल्कोहल्स में यूज़ होता है, इसलिए हम लोग इसको एथेनॉल को स्पिरिट ऑफ वाइन बोलते हैं। एथेनॉल इज ऑल्सो नोन एज ग्रेन अल्कोहल। आपने सुना होगा ग्रेन विस्की, सुना होगा 100%, ये हो ही नहीं सकता कि 10th क्लास में आ गए और सुना ना हो। तो कुछ सीधे बच्चों को छोड़कर सबने ही सुना होगा ग्रेन अल्कोहल, यानी कि ग्रेन विस्की। हिंदी में नहीं बताऊंगा क्या होती है विस्की, क्योंकि आप लोग को पता होगा। तो ग्रेन अल्कोहल या ग्रेन विस्की एथेनॉल को बोलते हैं। एथेनॉल इज ऑल्सो नोन एज स्पिरिट ऑफ वाइन। वाई? बिकॉज ethanol is used in most of the spirits and whiskey, that is why it is known as spirit of wine। ठीक है? तो ये था हमारे एथेनॉल और अल्कोहल का इंट्रो। तो इंट्रो में इतनी ही बातें थी। अब देखते हैं अल्कोहल्स के आइसोमर्स। मैंने आपको बताया था व्हाट आर आइसोमर्स। आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला उनका डिफरेंट होता है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structural formula। So these type of compounds are known as isomers, and the formation of such compound is known as isomerism। ठीक है? आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म समझ में आ गया होगा। अल्कोहल्स के अंदर आइसोमर्स देखते हैं, ब्यूटेनॉल के देखते हैं। ब्यूटेन है, ब्यूटेन ऑल किसका? ऑल होता है हमारे अल्कोहल्स का सफिक्स। ठीक है? ऑल होता है हमारे अल्कोहल्स का सफिक्स। और ब्यूटेन यानी कि मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन होंगे। ठीक है? 4 कार्बन होंगे। तो ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर देखते हैं। मेथ एथ प्रोप
ब्यूट, ठीक है। यहाँ पर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगेगा OH, और बाकी जगह हाइड्रोजन, सभी में सिंगल बॉन्ड होगा। क्यों? क्योंकि ये जो अल्कोहल्स होते हैं वो हमारे एल्केन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। ये क्यों नहीं है? एल्केन्स के डेरिवेटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। कार्बन की टेट्रावेलेंसी कंप्लीट कर लीजिए हाइड्रोजन ऐड करके। हाइड्रोजन सब जगह ऐड कर लिए हैं, कार्बन की टेट्रावेलेंसी कंप्लीट हो गई है। ये था हमारा ब्यूटेनॉल। क्या है? ब्यूटेनॉल है। नहीं समझ में आ रहा है? देख लेते हैं एक बार इसका नामकरण करके। फर्स्ट स्टेप हमारा होता है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना। लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन ये है, सेलेक्ट कर ली। लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन हम लोगों ने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद नंबरिंग करते हैं चेन की। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की नंबरिंग किस साइड से हमारा ग्रुप पास पड़ रहा है? ये है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि एक अलग से ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट दिया नहीं है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर से पास पड़ रहा है तो नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा फर्स्ट पर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा प्रीफिक्स या यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। क्या करेंगे? प्रीफिक्स जब नहीं प्रेजेंट है उसके बाद रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या है? मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। ब्यूट है हमारा रूट वर्ड। उसके बाद बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन सब जगह लगा है, और OH 1 नंबर पर है, ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है। या फिर 1 है तो 1 को हम लोग नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट हम लोग ब्यूटेनॉल बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ब्यूटेनॉल। इसमें 2 टाइप के आइसोमर्स बन सकते हैं। एक तो हम लोग इनके सब्स्टिट्यूएंट्स हटा के एक दूसरे की जगह कर दें, तो सब्स्टिट्यूएंट्स चेंज कर देंगे तो यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो जाएगा, और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा तो वो एक टाइप के आइसोमर्स बन जाएंगे। दूसरा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम लोग इधर उधर चेंज कर दें, एक बार इधर लगा दें, एक बार इधर लगा दें, तो जब ऐसे कर देंगे तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब इधर उधर हो जाएगा तो हम लोगों के स्ट्रक्चर फिर से डिफरेंट हो जाएंगे। स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे तो वो आइसोमर बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल ब्यूटेनॉल, ठीक है। ये ब्यूटेनॉल है। इसके बाद अब देखते हैं OH ग्रुप को अगर हम लोग एक जगह से चेंज कर देंगे। यहाँ पर कार्बन 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 4 कार्बन है, ठीक है। OH ग्रुप पहले हमारा 1 नंबर पर था। देखिए ये वाला OH ग्रुप हम लोग अगर इधर पे लगा दें और ये O हटा के इसको H से बॉन्ड कर दें तो ये भी स्ट्रक्चर सेम ही है, ये भी हमारा ब्यूटेनॉल ही है, वो भी हमारा ब्यूटेनॉल ही था। OH को इधर लगा दें। देखिए कार्बन के तीनों वैलेंसीज में OH को हम लोग कहीं पर भी लगा सकते हैं, तो OH की बॉन्डिंग हम लोग कार्बन के साथ तो कर रहे हैं और कहीं पे भी कर सकते हैं। जब OH को इधर पे भी बॉन्ड लगा सकते हैं, इधर पे लगा देंगे तब भी वो 1 नंबर पे ही रहेगा, क्योंकि जिस साइड से पास होता है उस साइड से हम लोग नेमिंग करते हैं, ठीक है, नंबरिंग सॉरी उस टाइप से करते हैं। अच्छा यहाँ पे हो गए 4 हमारे कार्बन, ठीक है। यहाँ पर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो था वो फर्स्ट कार्बन पे लगा था, अब हम लोग लगा देते हैं इसको सेकेंड कार्बन पे, हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन बैलेंस कर लिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहला स्टेप लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, ठीक है। नंबरिंग किस साइड से पास पड़ रहा है? हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से देखते हैं 1 2 3 पर आ रहा है, यहाँ से 1 2 तो इधर से पास पड़ रहा है, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ठीक है, ठीक है। यहाँ से पास पड़ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 2 नंबर पर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये हो गया OH, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब देखिए इसका नामकरण करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, चेन की नंबरिंग भी कर ली। अब आते हैं हमारे रूल्स पर। सबसे पहला रूल प्रीफिक्स नहीं है, रूट वर्ड मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट है। प्राइमरी सफिक्स यानी कि हमारा बॉन्ड, बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का हाइड्रोक्सिल ग्रुप फिर सेकेंडरी सफिक्स कहाँ पर लगा है? दूसरे वाले कार्बन पर, तो ब्यूटेन 2 और हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑल बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ब्यूटेनॉल, ठीक है। बात समझ में आ गई? ब्यूटेन 2 ऑल हो गया, ये था ब्यूटेनॉल, ये हो गया ब्यूटेन 2 ऑल। जब 1 कार्बन पे होगा तो ब्यूटेन ब्यूटेन नॉल,
2 कार्बन पे होगा तो ब्यूटेन 2 ऑल, यहाँ पर 3 कार्बन पर होगा तो ब्यूटेन 3 ऑल थोड़ी होगा। अगर 3 कार्बन पर होगा तो हमारी नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर से पास पड़ेगा तो वो फिर से ब्यूटेन 2 ऑल हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो ये हमारे 2 आइसोमर हो गए ब्यूटेन के, ब्यूटेनॉल के सॉरी। और देखिए ये था हमारा नॉर्मल ब्यूटेनॉल। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप की हम लोगों ने 2 जगह करके देख ली पोजीशन, एक बार फर्स्ट नंबर पे लगा लिया, एक बार 2 नंबर पे लगा लिया। 3 नंबर पे लगेगा नहीं, 3 नंबर पर लगाएंगे तो ब्यूटेन 2 ऑल ही बनेगा, और इधर पे लगाएंगे तो फिर से ब्यूटेनॉल बन जाएगा, क्योंकि हमारी नंबरिंग इधर से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, तो पोजीशन आइसोमर हमारे 2 बन गए, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन चेंज करके हम लोग 2 आइसोमर्स बना सकते हैं। पहले इधर लगा लिया फिर इधर लगा लिया, 2 आइसोमर्स बना सकते हैं। दूसरा हम लोग के पास तरीका है कि हम लोग क्या करें, पोजीशन, और दूसरा अब हम लोग चेन डिफरेंट कर दें, यानी कि पहले हमारी लॉन्गेस्ट चेन ये वाली हो रही थी, अब चेन को चेंज करके दूसरी वाली लॉन्गेस्ट चेन कर दें, या उसमें कार्बन के नंबर रिड्यूस कर दें, तो वो भी हमारी बन सकती है। सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ पर लगा दिया CH3, यहाँ पर लगा दिया OH, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। फॉर्मूला चेक करिए, C4 है, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और OH। ठीक है, ये क्या है हमारा, ब्यूटेनॉल है। ठीक है, ब्यूटेनॉल है ये हमारा। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया है, CH3 ग्रुप को नीचे लगा दिया है। ठीक है, तो इसका नाम जाहिर सी बात है ब्यूटेनॉल भी नहीं होगा, ब्यूटेन 2 ऑल भी नहीं होगा, तो इसका नाम क्या होगा। पहला स्टेप, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन का सिलेक्शन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन में एक हमारी ये हो सकती है, ये वाली, ठीक है, एक ये वाली हो सकती है, एक ये सीधी वाली हो सकती है, कोई भी इन तीनों में चूज कर सकते हैं। तीनों में ही 3 कार्बन है, तो हम लोग इस वाली चेन को ले लेते हैं, ये वाली चेन को। ठीक है, इस वाली चेन को ले लिया। इस वाली चेन को जब हम लोगों ने लिया तो देखिए ये वाली चेन नहीं ले सकते, तीनों ही ले सकते हैं, सॉरी। इस वाली चेन को मैंने सोचा इस वजह से नहीं ले सकता क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा नहीं आएगा, लेकिन उसको बाद में हम लोग सब्स्टिट्यूएंट में काउंट कर लेंगे ना, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा। देखिए हाँ, ये सब छोड़िए, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, ये वाली सेलेक्ट हो गई। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सेलेक्शन हो गया। उसके बाद नंबरिंग करते हैं, ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन की चेन। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर से पास पड़ रहा है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। 1 कार्बन 2 कार्बन एंड दिस इज आर 3 कार्बन। ठीक है, अब देखिए इसकी नंबरिंग के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्रेफिक्स इसमें सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, यानी कि 2 नंबर पर क्या है, मिथाइल है, तो 2 मेथिल। उसके बाद रूट वर्ड मेथ एथ प्रॉप। लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन में 3 प्रेजेंट है, डजेंट मैटर थी कि पूरे कंपाउंड में कितने कार्बन प्रेजेंट है, जो चेन हम लोगों ने सेलेक्ट करी है उसमें जितने कार्बन प्रेजेंट होंगे वही हमारा रूट वर्ड होगा। जितने कार्बन हमारी लॉन्गेस्ट चेन में प्रेजेंट होंगे वही हमारा रूट वर्ड होगा, ना कि कितने उस कंपाउंड में प्रेजेंट हैं। ये बात समझ में आई? तो इस लॉन्गेस्ट चेन में हमारे 3 कार्बन प्रेजेंट थे, तो ये हो गया प्रोप। 2 मेथिल यानी कि प्रीफिक्स, उसके बाद रूट वर्ड, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स बॉन्ड होता है, बॉन्ड यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन। ठीक है, और हमारे पास ऑल लगा है 1 नंबर पर, तो 1 लिखे या ना लिखे बराबर है प्रोपेनॉल। तो 2 मेथिल प्रोपेनॉल या 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है, एक ही बात है। तो 2 मेथिल प्रोपेनॉल ये हो गया इसका तीसरा आइसोमर। ठीक है, ये हो गया इसका तीसरा आइसोमर। एक आइसोमर और देख लीजिए, CH3 2 बार हम लोग चेंज कर सकते थे ना, ब्यूटेन जो था हमारा एल्केन के अंदर, उसके हम लोगों ने 2 आइसोमर्स बनाए थे, यानी कि मेथिल ग्रुप जो है वहां पर हम लोग 2 बार उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग उसकी 2 बार पोजीशन चेंज करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने 2 बार हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन चेंज करी, 2 बार मेथिल ग्रुप की करेंगे सब्स्टिट्यूएंट की, तो 2 पोजीशन आइसोमर बन जाएंगे, 2 चेन आइसोमर बन जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग उसकी वो चेंज करेंगे,
सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की पोजीशन। यहाँ पर CH3 एक ये वाला नीचे लगा दिया और एक ये वाला ऊपर लगा दिया, ठीक है। ये हो गया 2 CH3। ये वाला CH3 इधर लगा दिया, ये वाला CH3 इधर लगा दिया, तो ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कार्बन के ऊपर एक CH3 इधर लगा दिया, एक CH3 इधर लगा दिया। फर्स्ट नंबर पे OH ग्रुप लगा दिया, यहाँ पर कार्बन बैलेंस कर लीजिए हाइड्रोजन लगा के, ठीक है। तो ये भी हमारा वही स्ट्रक्चर है सेम, बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका भी सेम रहेगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट है वो अलग की बात है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक बार इसका चेक कर लीजिए, 1 2 3, 3 और 3 6 और 6 3 9, यानी कि 9 हाइड्रोजन है, ठीक है। कार्बन 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 कार्बन, 9 हाइड्रोजन और एक OH। फॉर्मूला कंप्लीट है। इसकी करते हैं नेमिंग। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, यही वाली होगी ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद ये वाली कैसे होगी, लॉन्गेस्ट कहाँ है ये, सॉरी ये नहीं होगी, है ना, ये नहीं होगी प्यारे बच्चों, क्यों नहीं होगी, देखिए इसलिए नहीं होगी क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन में ये वाली चेन अगर हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो ये कार्बन कार्बन की चेन तो है लेकिन लॉन्गेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को एक ये वाली भी तो लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है जिसके अंदर 3 कार्बन प्रेजेंट हैं। तो अब हम लोग ये वाली चेन सेलेक्ट करेंगे, ना कि ये वाली। समझ में आई बात, ये वाली चेन सेलेक्ट करेंगे, ये वाली नहीं करेंगे। हर बार हम लोग सीधी चेन सेलेक्ट करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया है कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन की चेन होती है उसमें ये नहीं मैटर करता है कि आपने कितने उसमें कंपाउंड्स टेढ़ी है कि सीधी है कि एकदम इधर उधर कैसे चेन है, ये मैटर नहीं करता। उसमें मैटर ये करता है कि कार्बन के नंबर उसमें कितने हैं, कार्बन के नंबर ज़्यादा होने चाहिए। तो इसका नाम क्या होगा, 1 1, इधर से कर ले नंबरिंग या इधर से कर ले, 2 नंबर पर ही आना है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो 1 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया, 3 इसको दे दिया, ठीक है। 2 नंबर पर मेथिल लगा है, 2 मेथिल, ये मेथिल है, ठीक है। तो 2 मेथिल प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन मैथ एथ प्रोप, क्योंकि 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और 2 ऑल, क्योंकि 2 नंबर पर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो 2 ऑल हो गया, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये हो गए हमारे आइसोमर्स ब्यूटेन के कंप्लीट, ठीक है। अब आ जाते हैं ब्यूटेन की लैब प्रिपरेशन पर, ठीक है। ब्यूटेनॉल की लैब प्रिपरेशन पर, एल्केन पढ़ पढ़ के ब्यूटेन 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 ही भर गया है दिमाग में। तो देखते हैं अब हम लोग ब्यूटेनॉल की एथेनॉल की लैब प्रिपरेशन, एथेनॉल की लैब में प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो एथेनॉल को हम लोग लैब में प्रिपेयर करने के लिए हाइड्रोलिसिस कराते हैं, किसका, एल्किल हैलाइड का। तो हाइड्रोलिसिस क्या होता है, हाइड्रोलिसिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ कंपाउंड, ठीक है। जब उनको बॉईल करते हैं तो कंपाउंड को जब हम लोग बॉईल करेंगे और वो ब्रेक डाउन करेंगे तो वो हो जाता है हम लोगों का हाइड्रोलिसिस। यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग, एल्किल हैलाइड लेंगे, एल्किल हैलाइड। एल्किल क्या होते हैं, एल्किल आर द ग्रुप जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, यानी कि ये होते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन्स। तो एल्किल होते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ठीक है। ये बात समझ में आई, ये होते हैं हमारे एल्किल, ठीक है। देखिए एल्किल हैलाइड को की रिएक्शन हम लोग करा देते हैं एल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन से, ठीक है। KOH सॉल्यूशन से इसकी रिएक्शन करा देते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेते हैं और उसको बॉईल करा देते हैं, तो हम लोगों को एल्कोहल मिल जाता है और एल्किल हैलाइड मिल जाता है। एक रिएक्शन देख लीजिए, C2H5 Br प्लस KOH, बॉईल किया इसको तो हम लोग को मिला
C2H5OH यानी कि एथेनॉल और KBr। ठीक है, सीधे सीधे यहाँ पे देख लीजिए सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो रही है, यानी कि Br की जगह हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है हमारा वो सब्सटीट्यूट हो गया है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एथेनॉल। ये देखिए ये बन गया हमारा एथेनॉल। ठीक है, तो एथेनॉल कैसे बनाते हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड लिया, एल्किल यानी कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन और हैलाइड यानी कि हैलोजन, तो एल्किल हैलाइड लिया, उसकी रिएक्शन करा दी KOH सॉल्यूशन से, उसे बॉईल कर दिया, हम लोग को मिला अल्कोहल और KBr यानी कि एल्किल हैलाइड। ठीक है, ये हो गया हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल। ठीक है, ये एक मेथड हो गया। अब देखिए एथेनॉल बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कितनी ज़्यादा यूज़फुल है। इसके यूज़ के बिना तो लोग नहीं चलते हैं, तो पढ़ाई चलो छोड़ो। एथेनॉल यूज़फुल है तो इसका मतलब लार्ज स्केल में बननी चाहिए, है ना, कम स्केल में, और लैब में हम लोग कम स्केल में ही बनाते हैं। कम स्केल ऑब्वियसली रिक्वायर्ड जब ज़्यादा है तो क्या करेंगे? इसका इंडस्ट्रियल मेथड देखिए, इंडस्ट्रियल मेथड यानी कि लार्ज स्केल में एथेनॉल की प्रिपरेशन। इंडस्ट्रियल मेथड यानी कि लार्ज स्केल में एथेनॉल की प्रिपरेशन कैसे करेंगे? इसमें हम लोग क्या करेंगे? एथीन लेंगे, एथीन, और उसका करा देंगे हाइड्रेशन। हाइड्रेशन, अब देखिए पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ टर्म्स बताए थे, हाइड्रेशन, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन, और बहुत सारे टर्म बताए थे, हाइड्रोजिनेशन। ये है हमारा हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, हाइड्रेशन क्या होता है? नहीं पता, बहुत बढ़िया। तो हाइड्रेशन होता है हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा मीन्स वाटर, तो एथीन में हम लोग वाटर का एडिशन करा देंगे तो हम लोगों को अल्कोहल मिल जाएगा। देखिए रिएक्शन, C2H4 हमारा एथीन होता है, इसमें हम लोगों ने वाटर को ऐड करा, ये रिएक्शन होगी H3PO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, H3PO4 की प्रेजेंस में होगी, और इसका जो टेम्परेचर हम लोग लेंगे वो लेंगे 300 डिग्री सेल्सियस। 300 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर लेंगे, H3PO4 की प्रेजेंस में होगी। एथीन का रिएक्शन करा दिया वाटर से एडिशन करके, यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा हमारा एल्कोहल, जिसकी हम लोगों को ज़रूरत थी, यहाँ पर ज़रूरत थी और कहीं ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो ये मिल गया हम लोगों को एल्कोहल। लार्ज स्केल में कैसे प्रिपेयर करते हैं? C2H4, उसमें वाटर ऐड किया, H3PO4 की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराई, हम लोग को मिला C2H5OH। वैसे तो यहाँ पर 60 ATM प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। एथीन का हाइड्रोलिसिस करा, हाइड्रेशन करा दिया, एथीन का हाइड्रेशन करा दिया, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। लैब में कैसे प्रिपेयर करते हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, यानी कि एल्किल हैलाइड लिया C2H5Br, उसमें एडिशन करा दिया KOH का, तो हम लोगों को मिल गया हमारा अल्कोहल और मिल गया एल्किल हैलाइड यानी कि KBr। ठीक है, ये हो गया इंडस्ट्रियल मेथड। अब देख लीजिए प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहली बात तो इनफ्लेमेबल होता है। इनफ्लेमेबल लिक्विड, ethanol is our inflammable liquid. It is soluble in water. Ethanol is soluble in water and it is our colorless solution. ठीक है, तो जो हमारा एथेनॉल होता है वो इनफ्लेमेबल होता है और सॉल्यूबल इन वाटर होता है और कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक है, तीन बातें ये हो गई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर लेस रिएक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, कम रिएक्टिव है। दूसरी चीज बर्न विथ पेल ब्लू फ्लेम। जो हमारा एथेनॉल होता है पेल ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होता है। एक एक्सपेरिमेंट था जिसका क्रेज चला था
कि कोविड के समय पे सैनिटाइजर्स जो होते थे उनको ज़मीन में फैला दिया, और उसमें जब हम लोग आग लगाते थे तो पेल ब्लू फ्लेम निकलती थी, जैसे हम लोग की एलपीजी किचन में जो मम्मा खाना बनाती है उस पर जो गैस होती है वैसी टाइप की फ्लेम निकलती थी जब हम लोग अल्कोहल्स को बर्न करते थे। तो सैनिटाइज़र के अंदर अल्कोहल की हाई परसेंटेज प्रेजेंट होता है अल्कोहल का सैनिटाइजर्स के अंदर, इसलिए उसकी पेल ब्लू फ्लेम होती है सैनिटाइज़र की जब उसको हम लोग बर्न करते हैं। ठीक है, और देखिए एथेनॉल को जब हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं एथेनोइक एसिड में, मतलब कि एथेनॉल को एथेनोइक एसिड, एथेनॉल है अल्कोहल, उसको हम लोग ओइक एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो विनेगर की जैसी स्मेल आने लगती है, यानी कि एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH की जैसी स्मेल आने लगती है अगर एथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर दें एथेनोइक एसिड में। ये चीज़ जानने वाली नहीं थी। इस चीज़ से रिलेटेड जो चीज़ जानने वाली थी वो आप जान लीजिए कि अगर हम लोग वाइन की या विस्की इन सब की बॉटल को अगर हम लोग 3-4 दिन के लिए खोल के रख दें, वाइन्स की बॉटल को हम लोग 3-4 दिन के लिए खोल के रख दें, वाइन या बियर वगैरह जो हो गई, तो उसका टेस्ट विनेगर जैसा आने लगता है अगर उनको कुछ दिनों के लिए खोल के रख दें बॉटल्स को, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं खुली बॉटल। ठीक है, एयर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाती है और उसमें एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से वो विनेगर टेस्ट करने लगता है और स्मेल भी विनेगर टाइप की आने लगती है। ठीक है, ये बात समझ में आई। देखिए जब हम लोग एथेनॉल की रिएक्शन हम लोग जब सोडियम मेटल से कराते हैं तो क्या मिलता है, एथेनॉल प्लस सोडियम। बैलेंस है, हाँ ठीक है। तो जब हम लोग एथेनॉल की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराते हैं तो यहाँ पर हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, जिसको अगर हम लोग जलाते हैं तो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट पता होगा कि हाइड्रोजन गैस हमारी पॉपअप साउंड के साथ बर्न करती है। तो अगर हम लोग को चेक करना हो कि अल्कोहल प्रेजेंट है कि नहीं, तो अल्कोहल की रिएक्शन हम लोग करा देंगे सोडियम मेटल से और उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो जब हम उसको जलाएंगे तो हम लोग को पॉपअप साउंड सुनाई देगा। तो ये हो गया हमारा टेस्ट अल्कोहल के लिए। ठीक है, और देखिए जब हम लोग एसिटिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, अल्कोहल की रिएक्शन करा दी जब हम लोगों ने एसिटिक एसिड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, और इसको हम लोग को हीट भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा, C2H5 COO और फिर C2H5, ये है हमारा ईस्टर। क्या है हमारा ये ईस्टर, और मिलेगा यहाँ पर वाटर। इसको हम लोग और ऐसे भी लिख सकते हैं C4H10COO। ठीक है, ये है हमारा ईस्टर और वाटर रिलीज होगा, तो जो हमारे ईस्टर्स होते हैं उनकी फ्रूटी स्मेल होती है, फ्रूटी यानी कि जो फ्रूट्स होते हैं उनके जैसी इनकी ईस्टर्स की स्मेल होती है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड के साथ जब हम लोग अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हम लोगों को ईस्टर मिलेगा जिसकी फ्रूटी स्मेल होती है। अब देखिए अगर इस अल्कोहल की रिएक्शन हम लोग डायरेक्ट H2SO4 से करा दें तो हम लोगों को एथीन मिल जाएगा, जो कि हम लोगों ने एथीन की प्रिपरेशन में भी पढ़ा था। C2H5OH की रिएक्शन हम लोग अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से करा दें टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस लेके, तो हम लोगों को मिल जाएगा एथीन
CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और मिलेगा साथ में वाटर। ये क्या है हमारा? एथीन है। ठीक है, तो अल्कोहल की रिएक्शन को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से करा देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा एथीन और मिलेगा वाटर। तो एथीन इस तरीके से भी प्रिपेयर हो सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारी कुछ प्रॉपर्टीज किसकी? एथेनॉल की। अब देखते हैं एथेनॉल के यूजेस, जो कि आपको पता होंगे, कुछ जो कि नहीं पता होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। एथेनॉल के यूजेस देख लीजिए। सबसे पहले तो क्लोरोफॉर्म एंड परफ्यूम्स की प्रिपरेशन में यूज होता है। एथेनॉल का यूज़ हम लोग क्लोरोफॉर्म, जिसको सुंघा के किसी को बेहोश कर सकते हैं, वो वाला क्लोरोफॉर्म, और ये क्या है हमारा परफ्यूम, उसकी प्रिपरेशन में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, एथेनॉल का यूज़ हम लोग इन सब में करते हैं। और यूज़ करते हैं अल्कोहलिक ड्रिंक्स, विस्की, वाइन्स, बियर्स, सारे नाम बता दिए। लड़के कह रहे हैं सर कुछ तो छोड़ दीजिए भैया, सब कुछ बता डाला, सारी दिल की बातें निकाल दी आपने। तो ठीक है, दिल की बातें देख लीजिए अपनी। क्लोरोफॉर्म और परफ्यूम बनाने के यूज़ करते हैं एथेनॉल का। अल्कोहलिक ड्रिंक, विस्की, वाइन, बियर, कुछ और बचा हो तो कमेंट में बता देना। और सुनो, एक और चीज़ रह गई, इसको हम लोग प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ करते हैं। थर्मोमीटर्स में प्रिजर्वेटिव्स की तरह यूज़ करते हैं ताकि खराब ना हो बस ज़्यादा दिन के लिए। ठीक है, ज़्यादा दिन तक उसको हम लोग यूज़ कर सकें, ख़राब ना हो, इसलिए हम लोग एथेनॉल को थर्मोमीटर्स में प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ करते हैं। तो यूजेस देख लिए आपने, यूजेस थे ये हमारे, यूजेस आपने देख लिए, प्रेपरेशन देख ली, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली, आइसोमर्स, लेबोरेटरी प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, एथेनॉल में जो मेन बातें थी वो सब देख ली। तो आई होप सो कि आपको एथेनॉल का लेक्चर समझ में आया होगा, नोट्स वगैरह आपने बना लिए होंगे। आशा है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो नोट्स को अच्छे से पढ़ के अपनी बोर्ड की परीक्षा अच्छे से दे लेना और धन्यवाद।